हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा फर्स्ट टू फिफ्थ की कैंसिल हो गई थी या टीआरई 3 जो कैंसिल हो गई थी, उन प्रीवियस ईयर के पेपर्स को हम करेंगे। तो डेली में आप सभी को अभी फिलहाल पेपर करवा देती हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी इस पर आधारित करेंगे। तो यहाँ मैं जो पहला प्रश्न पत्र लेकर आई हूँ, यहाँ देख सकते हैं कि कक्षा 1 से 5 के लिए टीआरई 3 जो परीक्षा निरस्त हो गई थी, कैंसल हो गई थी, वो वाला प्रश्न पत्र है। यहाँ पे परीक्षा तिथि भी देख सकते हैं कि 15 मार्च 2024 को जो पेपर हुआ था, ये वही वाला पेपर है। सामान्य अध्ययन का कक्षा 1 से 5 के लिए जो कंप्लीट पेपर है, केवल सामान्य अध्ययन नहीं कहूँगी, ये कंप्लीट पेपर है जो टीआरई 3 में पूछा गया था। तो चलिए अपने इन पेपर को देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये पहला प्रश्न है वो आपका पैराग्राफ से दिया गया है। तो चलिए पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, Once upon a time there lived a young and sweet girl. She was not clean at all. One fine night in her home, she decided to eat a banana because she was very hungry. While she was eating banana, she completed it in 3 minutes and threw the banana peel down on the floor and went to sleep. Next morning, she completely forgot about the peel and slept as soon as her feet walked over it. She realized how important it is to keep house neat and clean. तो ये एक छोटा सा बहुत ही इजी पैराग्राफ था। चलिए अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डिड द गर्ल लर्न इन द लास्ट। तो गर्ल ने क्या सीखा इससे? Cleanliness is not required. Banana is not good for health. Garbage is to be put in dustbin. More than one of the above या फिर none of the above. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में लड़की ने क्या सीखा कि जो घर है उसको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, यानी कि गार्बेज इज टू बी पुट इन डस्टबिन। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गर्ल इज, तो गर्ल कैसी थी? एडल्ट थी, एडोलसेंस थी, टीनेज थी, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। जो गर्ल थी वो आपको पहली लाइन में मिल जाएगा कि यंग और स्वीट गर्ल थी। ठीक है, अब उसके लिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया गया है? एडोलसेंट। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी एट द बनाना ड्यूरिंग। तो उसने बनाना कब खाया? डे में खाया, नाइट में खाया, इवनिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो उसने जो बनाना है वो कब खाया था? नाइट में खाया था। तो हमारे यहाँ पे क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द गर्ल वाज स्कोल्डेड बाय। तो लड़की की पिटाई हुई किसने की थी? फादर ने, मदर ने, सिस्टर ने, नन देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो स्टोरी के हिसाब से लड़की की पिटाई किसी ने नहीं की, तो हमारा ई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ईटिंग बनाना द गर्ल वेंट टू प्ले, स्टडी, स्लीप। तो जब उसने बनाना खा लिया तो वो क्या करने गई? सोने चली गई। तो हमारा सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको ई एंड द फिल करना है। तो क्वेश्चन है, इफ यू गो देयर इन डैश आवर यू विल बी एबल टू कैच द ट्रेन। अब यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे हमारा आएगा आवर। तो क्या आ रहा है? क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आई हैड डैश लवली टाइम इन पेरिस। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा द लवली। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ 22 जून इज मंडे व्हाट विल बी 29 जून। तो अगर 22 जून मंडे है तो अगला 29 मतलब 29 जून क्या होगा? तो राइट आंसर है वो भी क्या होगा? मंडे। तो 22 7 29, तो नेक्स्ट वीक जो 7 दिन का डिफरेंस है तो 29 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पे आपका इंग्लिश का खत्म हो जाता है, भाषा से था तो इंग्लिश के हो गए। अब हिंदी लैंग्वेज से कैसे पूछे गए थे। बाबू गुलाब राय की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है। तो सबसे विकसित पद्धति कौन सी है, कालानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम, विधेयवादी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विधेयवादी पद्धति जो है सबसे उपयुक्त और विकसित पद्धति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध छंद है। तो अपभ्रंश का जो प्रसिद्ध छंद है वो कौन सा है, तो वो है दोहा। नेक्स्ट है गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। उक्त कथन किस रचनाकार का है, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये कथन जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। अब इसके लिए मैं एक बात कहूँगी कि आपको क्या करना है, ये लर्न कहाँ से करना है इस पे बात मैं कर लूँ। तो देखिए ये जो दिया गया है कि गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, तो बिहार SCERT की जो बुक है SCERT, चाहे आप ऐप डाउनलोड कर ले, तो SCERT की जो बुक है, और ये मैंने अपने चैनल पे करवाया भी था जब मैं हिंदी लिटरेचर की तैयारी करवा रही थी, हिंदी साहित्य की। तो देखिए जो SCERT की बुक है उसमें हर बुक के पीछे, यानी हर कहानी के पीछे, बुक नहीं हिंदी की जो बुक है उस कहानी के, हर कहानी के पीछे या जो भी बुक है उसके हर एक के पीछे किसी न किसी लेखक का कथन दिया हुआ है। तो जैसे ये कथन रिपीट हुआ है, ये कथन भी ऐसे ही दिया हुआ है वहाँ से। तो एक बार आप उन पुस्तकों के पीछे जो कथन दिए गए हैं उनको एक साथ नोट डाउन कर लें। मैंने करवाया था, मैं फिर से करवा दूंगी। अगर ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो मैं फिर से एक बार आपको वो रिपीट करवा दूंगी, लेकिन आप भी ये अपनी लिख लीजिए। तो ये SCERT की पुस्तक के पीछे लिखा हुआ है, हर स्टोरी के पीछे एक कथन दिया गया है किसी न किसी लेखक का, तो वहीं से ये कथन आया था। ठीक है, क्योंकि आप पूछते रहते हैं कि SCERT से क्या आया था, तो SCERT से ये प्रश्न आ गया था। चलिए नेक्स्ट है जैन परंपरा के महापुरुषों की कथा लेकर महापुराण के रचनाकार हैं, स्वयंभू, धनपाल या फिर पुष्पदंत। तो महापुराण के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो वो है पुष्पदंत। ठीक है, लिटरेचर से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे। नेक्स्ट है भा अवतार मोड़ 9 सदी 30 बरस ऊपर कव्यवती। ये पंक्तियां किसकी है, तो ये पंक्ति है जायसी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है उत्तर भारत में भक्ति का यह उन्मेष बिजली की चमक के समान अचानक कैसे हुआ। अब ये कथन किसके बारे में किसने कहा है, शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर गिरिसन ने। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो लिटरेचर से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है जब वेदना के आधार पर स्व अनुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ये कथन किस लेखक का है, पंत का है, जयशंकर प्रसाद का है, नगेंद्र का है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद का। नेक्स्ट है यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान दृढ़ता ही देगा वह। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है, तो ये संवाद किसका है, धृतराष्ट्र का, कृपाचार्य, विदुर का। तो ये कथन जो है विदुर का है। और मैंने आप सभी को ये चीज़ें बता रखी है जब मैं PGT हिंदी का सिलेबस डिस्कस कर रही थी कि आपको कौन कौन से नाटक पढ़ने हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि आपको ये भी पढ़ना है। तो ये भाषा अहर्ता वालों के लिए, जो लैंग्वेज में हिंदी चुन रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो मेरे चैनल पे इसका भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए कामायनी के जो सर्ग हैं इनका सही अनुक्रम इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सबसे पहले आएगा श्रद्धा, फिर आएगा लज्जा, फिर आएगा ईड़ा, फिर आएगा निर्वेद और फिर है दर्शन। अगर मैं इसके कामायनी में कुल सर्गों की संख्या कितनी है, तो इसमें कुल 15 सर्ग हैं। पहला सर्ग कौन सा है, तो ये चिंता से शुरू होता है। ठीक है, चिंता, आशा, श्रद्धा ऐसे करके है। चलिए और सबसे लास्ट में देखिए
किसी भी चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई है? चिंता से हुई है। ख़त्म कहाँ पे हुई है? आनंद यानी हैप्पी एंडिंग पे। ठीक है। नेक्स्ट है, अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया? तो सहजानुभूति की जो बात कही है ये कही गई है क्रोचे के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? अब यहाँ पे जो लिटरेचर वाले हैं, जो हिंदी साहित्य वाले हैं, उनको तो पता होगा क्योंकि प्रेमचंद के तो उपन्यास वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हिंदी के नहीं हैं उनको मैं बता दूं कि आपको याद क्या रखना है कि प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो वो क्या है? गोदान है। और ये हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए, गोदान पहला दिया गया है तो ये तो विकल्प कट गया। गबन भी बाद में आया था और यहाँ पे क्या है? गोदान जो है बीच में दे दिया, तो ये भी गलत हो गया। हमें पता है कि गोदान सबसे लास्ट में आना है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सी करेक्ट हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सखी बसंत आया भरा हर्ष वन के मन नवोत्कर्ष छाया। अब ये पंक्तियां किसकी है? जयशंकर प्रसाद पंत जी की या फिर निराला जी की? तो ये पंक्ति जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि प्राय सभी इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का लोक कवि कौन है? तो हिंदी का लोक कवि, अब आप इतनी सी वर्ड ध्यान में रखिए। तो लोक कवि किसको कहा गया है? घाघ को कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सचेतन कहानी जो है महीप सिंह इसके प्रणेता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, कुबेर नाथ राय जी की कौन सी ललित निबंध कृति नहीं है? वाणी का क्षीर सागर, पत्र मणिपुतुल के नाम, जगत तपोवन सो कियो, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो कुबेर नाथ राय जी का देखिए, वाणी का क्षीर सागर ये भी है, पत्र मणिपुतुल के नाम ये भी है, लेकिन जगत तपोवन कियो ये इनका नहीं है। ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सॉरी सी। नेक्स्ट है यहाँ पे जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कवियों का सही अनुक्रम है? तो देखिए यहाँ पे आपको रीति काल के कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो केशवदास जो है रीति काल में आ जाते हैं, तो हमारा ये आंसर हो गया। अब केशवदास तो हमारा दोनों ही ऑप्शन में है। तो देखिए केशवदास के बाद जो इसमें आते हैं वो है कवि बिहारी लाल, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। यह कथन किस इतिहासकार का है? अब ये कथन भी आपके उस SCERT की पुस्तक में दिया हुआ है और ये कथन कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की पदवी इनमें से किसको दी जाती है? तो इसके आनंदवर्धन को, मम्मट को या फिर अभिनव गुप्त को? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मम्मट को। तो ठीक है, मम्मट को जो है ध्वनि प्रस्थापन आचार्य की पदवी दी गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राहुल सांकृत्यायन की जीवनी समय साम्यवादी इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विष्णुचंद शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, कहाँ करो उल्टे परे टोने लोने नैन, तो उपरोक्त पद में किस नायिका का वर्णन है? अभिसारिका, पूर्वानुरागिनी या फिर विप्रलब्धा? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है पूर्व अनुरागिनी का जो है जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर कथन और तर्क दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, पाश्चात्य साहित्य में कल्पना को बहुत अधिक महत्व दिया है, कथन सही है। पाश्चात्य साहित्य कल्पना प्रसूत है, ये भी कथन सही है। लेकिन अब ऑप्शन पे आ जाए, देखिए ए सही है और बी गलत है, नहीं। ए और बी दोनों गलत है, नहीं, दोनों सही है। ए गलत है और बी सही है, ये भी नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए देखिए तो यहाँ पर जो ऑप्शन है कि ए और बी क्या है, यहाँ पे दोनों ही। तो अब यहाँ पे देखिए जो मेरा कथन था कि पाश्चात्य साहित्य में कल्पना को महत्व दिया है, ये बात तो सही है कि कल्पना को महत्व दिया है, लेकिन पाश्चात्य साहित्य कल्पना प्रसूत है, तो ये कथन क्या है, सही नहीं है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे चीज़ें जो है देखने को मिलती है। तो हमारे दोनों ही कथन क्या है, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो हमारे जो है दोनों ही आंसर यहाँ पे सही बैठ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही कथन आएंगे कि उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से हमारा एक भी सही नहीं बैठ रहा है। चलिए नेक्स्ट है, तो यहाँ पर पार्ट 2 जो है जनरल स्टडीज से शुरू हो जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए आता है उसमें केवल सामान्य अध्ययन से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए 80 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के होते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग है, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। अब ये अभाज्य संख्याएं कौन सी है, देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है प्लस 11 है, यही अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो इनका योग जो है 28 आएगा, तो हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 2400 है, उनका एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 संख्याएं का एलसीएम कितना है, 2400 दिया हुआ है, और वहाँ पे संख्याएं कितनी है, तो ये है, तो हम इसको मानेंगे 3x + 4x + 5x, यही मानेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया है, और इक्वल में क्या हो जाएगा, 2400, यही हो जाएगा। फिर इनको जब कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, 5 4 9 और 3, ये 1 मिनट, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, मैंने जोड़ दिया है, अनुपात है। तो देखिए 3x × 4x × 5x, तो इनको जब हम करेंगे 5 के 20 और 20 थे 60, तो 60x = 2400। तो यहाँ पे 0 से 0 गया, 6 चौके 24, तो आगे हमारा क्या आ गया, x का कितना आ गया 24, और ये हमारा क्या आ गया, एचसीएफ की वैल्यू आ गई, तो हमारा आ गया 40 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 4.036 को 0.04 से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। तो अब हमें इसको जब भाग करना है, हमें यही संख्या हो गई, और इसको हमें भाग करना है 0.04 से। तो इसको जब हम भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखिए ये था, इस पे 3 0 आ गए, और यहाँ 2 0 होंगे, और यहाँ पे 3 0 हो जाएंगे। ठीक है ना, 2 0 से 2 0 गए। अब यहाँ पे ये 40 आ गया, तो 40 को हमें 40 36 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे मैं करेक्ट आंसर कर देती हूँ, ये आ जाएगा हमारा, ये नहीं आएगा, हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100.9, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसका हमें घनमूल निकालना है। ठीक है, तो घनमूल अगर हम निकालते हैं तो देखिए ये हो गया 3, ये हमारा संख्या है 0.30 है और 216 है, यही संख्या है। इसका हमें घनमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल में 2 आता है घनमूल, ये 216 है संख्या, और 0 इस पे लगा देते हैं तो 6 0 आ जाएंगे।
ठीक है, ये हो गई हमारी संख्या। और ये जो है किसका घनमूल होता है, 6 का होता है। और ये किसका हो गया, 100 का हो गया। यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 था। अब इससे ये सारे कट गए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। यहाँ पे लास्ट में जो बचा था देखिए 6/100 बच जाएगा, और फिर ये आ जाएगा 0.06। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या है। अब देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, औसत हमें 27 बता रखा है, और इनका जब हम योग निकालेंगे तो आ जाएगा 27 × 5, तो आ गया हमारे पास 135। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि एक संख्या घटा दी जाए तो हमारा क्या गया, 135 है ना, तो 135 माइनस x, और यहाँ पे आ गया 25, और कितनी घटा दी जाए, 5 संख्याओं में से एक हमने कम कर दिया, तो यहाँ पे क्या रह गया, 4 रह गया। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 35, जो कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, इसका हमें माध्यक बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कितनी संख्या है, 3, 6 है ना, तो हमारा n की जो वैल्यू आ जाती है वो क्या हो जाती है, 6, और माध्यक जो है वो हो जाएगा हमारा n/2 प्लस n/2 जमा 1, इस ऐसे करके निकालेंगे। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे आ गया हमारा 6/2 जमा 6/2 प्लस 1, ये हो गया, तो आ गया 2 × 6, तो 3 प्लस 4/2। अब हमारा तीसरा पद कौन सा है, ये तीसरा पद कौन सा हो जाएगा, इसको हमें क्रमानुसार लगाना है, यहाँ मैंने गलत कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रमानुसार लगा देती हूँ पहले। 29 हो गया, फिर हो गया 33, फिर हो गया 34, फिर हो गया 41, फिर हो गया 47, और फिर हो गया 69। अब इनको हम क्रमानुसार में देखें तो तीसरा पद हमारा आ गया है 34, चौथा पद आ गया है हमारा यहाँ पे 41/2, तो इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 75/2, तो हमारा आ गया, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 37.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, 117, जो सह अभाज्य 117 का जो गुणनफल हो जाएगा, तो इसको हम करेंगे तो आ जाएगा 13 × 117। अब इनका एचसीएफ क्या निकालना है। ठीक है, एचसीएफ हम मान लेते हैं कि 1 है, और इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हमारा 117 ही होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 117। ठीक है, हमारा 117 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यदि 1/3 जमा 1/2 जमा 1/x = 4 है, तो यहाँ पे हमें x का मान जो है वो निकालना है। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो x का मान आ जाएगा 6/19, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो जाती है, इस कारण से कक्षा के औसत अंक आधे बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पे सही अंक कितना है, 63 है, और गलत अंक कितना है, 83 है। तो अब 83 और 63 में अंतर कितने का है, तो इसमें अंतर आ जाएगा हमारा 20 का। ठीक है, तो मान लेते हैं कि छात्रों की संख्या कितनी है, हमने मान लिया कि x है, और छात्रों की संख्या में कितनी बढ़ जाती है, आधा बढ़ गया, यानी 1/2 बढ़ गया है, और कितना बढ़ गया अंक, 20 हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा, x/2 = 20, तो x क्या आ गया हमारा, 40। ठीक है, 40 हमारा बी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट है,
यदि 5, अब यहाँ पे जो है हमें x का मान यहाँ भी निकालना है कि संख्या हमें ये दी गई है, ठीक है। अब हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा मैं सॉल्व करके बता देती हूँ। तो x 11/5 जो है इसका, सॉरी यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैं सॉल्व कर दूँ। देखिए 5x + 3, चलिए इसको सॉल्व अगर मैं करती हूँ तो देखिए 5 आ जाएगा, x + 3 आ जाएगा इक्वल टू 25, और फिर आ जाएगा 3x - 4, यही है। और ये तो यही रहेगा, 25 का हम क्या कर सकते हैं, 5 की स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये आ जाएगा 3x - 4, ठीक है। अब इसको जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 6x, और ये हो जाएगा 4 × 8, हो गया ना। फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर अगर हम सिर्फ घातों को देखें, संख्या दोनों तरफ 5 हो गई है, ठीक है। तो घात अगर देखते, क्योंकि तो x + 3 इस साइड था और 6x -8 था, ठीक है। अब इनको हम आपस में करेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा 11/5, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पे। चलिए नेक्स्ट है, यदि 1210 को ABC में विभाजित किया गया ताकि A अनुपात B 5:4, B अनुपात C 9:2 होगा, तो C को क्या मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए A/B 5:4, ठीक है। B/C = 9:10, ठीक है, यही है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, A/B/C, यही आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे B जो है कॉमन आ गया, तो B हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए 5 को 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 45, 9 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 36, और फिर 4 को 10 से कर दिया तो क्या आ गया, क्योंकि 5 को 9 से करेंगे नहीं, दोबारा से ये आ जाएगा, तो ये आ गया आपका। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आपके C का जो मान आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, वो होगा हमारा रुपीज़। अब इसको आगे अगर मैं सॉल्व करना बताऊँ तो C को कितना मिला, यहाँ पे हमें C की वैल्यू मिल गई 40 है, ठीक है। तो 40/45 + 36 + 40, और यहाँ पे हमें दिया गया था ये ₹1210, तो इंटू 1210 ये हो गया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा आपका जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 475, ठीक है। सॉरी 475 नहीं आएगा, 400 आएगा। अब यहाँ पर है 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 40% है, तो बढ़ाने में कितना समय लगेगा। अगर 40% बढ़ाते हैं, 5% वार्षिक है, तो इसका कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C 8 वर्ष, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट है, दो घनों के आयतन का अनुपात 8:27 है, उनके सतह का क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 4:9 पे। यहाँ पे क्वेश्चन लीव कर रही हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा मैथ्स के। चलिए x = 3 और y = -2 समीकरण, तो ये जो मान दिया गया है, तो इसमें p का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 1/2, ठीक है। नेक्स्ट है y² - 7y + 12, इसका गुणनखंड है, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 को हम कैसे कर सकते हैं, 4 और 3 से 7, 4 और 3 के योग से 7 बनता है ना। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दूँ, तो देखिए y² - 7y + 12 ये हो गया। अब इसमें हम करेंगे y² माइनस, अब इसको कैसे कर सकते हैं, -4y - 3y + 12 ऐसे हो जाएगा। तो आ जाएगा y -4 - 3 y -4 ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास कॉमन क्या गया, y -4 और y -3 जो कहीं भी हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा ई ऑप्शन जो है यहाँ पे
राइट हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अवलोकनों 2, 3, 7, 9, 1, 1, 9, 1, 6 इसका बहुलक आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 और 9 दोनों हो जाएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुलक प्राप्त होता है वो में 1 और 9 दोनों होता है, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि बहुलक क्या होते हैं, आपके दिमाग में होगा बहुलक क्या होते हैं। तो जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हुई हो उसको हम बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 1 है 3 बार आया है, वहीं पर 9 भी कितनी बार आया है, तो 3 बार आया है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। तो कौन सा है, गैल्वेनोमीटर, जनरेटर, अमीटर। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है सितारों के चमकने की प्रकाश की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वातावरणीय परावर्तन, वातावरणीय अपवर्तन या फिर पूर्ण अपवर्तन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वातावरणीय अपवर्तन। नेक्स्ट है पोर्सलिन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि पोर्सलिन मग में हैंडल होता है, पोर्सलिन ऊष्मा का कुचालक है, या फिर स्टील के गिलास में चाय तेजी से ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49 क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी कि ये ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है, नेक्स्ट है अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा, निश्चित रूप से वास्तविक होगा यदि वस्तु आभासी है, हमेशा वास्तविक होता है, हमेशा आभासी होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये वास्तविक होता है, आभासी होता है और जो है उल्टा भी हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है, एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल या फिर जल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल। चलिए नेक्स्ट है लुईस की अभिधारणा निम्नलिखित में से किसके वर्ताव को व्याख्यायित करती है, क्षार, लवण या फिर प्रोटोनिक एसिड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए क्षार। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है, फॉर्मेशन है, स्प्लिटिंग है, हाइड्रोलिसिस है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है, CO2, HF, CO। तो यहाँ पे 54 नंबर का क्वेश्चन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ई ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि निम्न में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है। तो देखिए पैन जो होता है वो होता है प्रकाश, रासायनिक, धुंध, ओजोन और अम्ल वर्षा, ये सभी जो है द्वितीय प्रदूषक होते हैं। और CO2, HF और CO ये तीनों प्राथमिक प्रदूषक में आते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये तीनों जो है किस में आते हैं, प्राथमिक प्रदूषक में। यहाँ पे नोट डाउन कर लें, ये आता है प्राथमिक प्रदूषक में। अब क्वेश्चन आ रहा है कि द्वितीयक प्रदूषक कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, नाम मैं नोट कर देती हूँ। पैन होता है, फिर प्रकाश, रासायनिक धुंध, प्रकाश, रासायनिक धुंध ये हो गया, और फिर जो है ओजोन और अम्ल वर्षा, ये सब द्वितीय प्रदूषक में आते हैं। ठीक है, ये द्वितीय प्रदूषक हो गए और जो ऑप्शन दिए गए हैं वो प्रथम प्रदूषक है, इसलिए हमारा ई ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। ऑप्शन है क्रोमोसोम, RNA या फिर जीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो जीन्स होते हैं वो DNA में प्रोटीन के भाग की सूचना देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी के किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे क्या कहेंगे? पशुजन्य बीमारी, संक्रामक बीमारी या फिर जन्मजात बीमारी? तो इसको हम पशुजन्य बीमारी कहेंगे। ऑप्शन ए जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय कारक नहीं है? आर्द्रता, जंतु, उनताज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषक का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? फूलों पर, तनों पर या फिर पत्तियों पर, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसका प्रभाव जो हमें तनों पर और पत्तियों पर और फूलों को भी ये बढ़ने से रोकता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस तीनों जो है यहाँ पे करेक्ट है, तो हमारे यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक आ जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? अपघट्य, विद्युत लेपन या फिर विद्युत धारा? तो ये जो है विद्युत धारा कहलाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए मात्रक चुनिए। तो आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम बटा सेंटीमीटर मात्रक विहीन होता है या फिर किलोग्राम घन मीटर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम बटा घन मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। इस घटना का नाम है उत्सादन, अवक्षेपण या फिर संघनीकरण। तो इसको हम उत्सादन कहते हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। पारा, ब्रोमीन, सोडियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समय अवधि को बढ़ाया है। कब तक के लिए बढ़ाया था? 2025, 2027 या फिर 2030 तक के लिए? तो राइट आंसर है 2027 तक के लिए। नेक्स्ट है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय किया था? आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी मुंबई ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है तो ये कहाँ पर आयोजित होता है? पंजाब में, राजस्थान में या फिर जम्मू कश्मीर में? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? यमुना है, पूर्वी कोसी नहर है, इंदिरा गांधी नहर है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट है, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? एनके श्रीवास्तव, पीके श्रीवास्तव या फिर बीके वर्मा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी, पीके श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 144वां, 162वां या फिर 124वां या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो भारत का स्थान है वो 80वां है। ठीक है, इसमें देखिए 193 देश जो है इसमें शामिल है, जिसमें भारत का स्थान क्या है? 180वां है, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लिका साराभाई संबंधित है तो ये किससे संबंधित है? चिकित्सा विज्ञान से, चित्रकारी से या फिर शास्त्रीय नृत्य से? तो ये संबंधित है शास्त्रीय नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय किया गया? यूबीएस बैंक, एसबीआई बैंक, जापान का केंद्रीय बैंक? तो राइट आंसर हो जाएगा यूबीएस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है? नेपाल, भारत या फिर ब्राज़ील? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1998 में, 1996 में, 1997 में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन
वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क की कितनी राशि तक का अनुदान दिया जाएगा? 5 लाख, 10 लाख या फिर 20 लाख? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? 16 है, 12 है या फिर 14 है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। कहाँ से लिया था? कनाडा से, यूएसए से या फिर यूके से? राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा से। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस भारतीय फिल्म ने 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? द एलिफेंट विस्पर्स, ऑल दैट ब्रीदर्स। नेक्स्ट है छेल्लो शो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द एलिफेंट विस्पर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सूचित करता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 17? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृहद ग्रह नहीं है? मंगल, बृहस्पति या फिर शनि? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंगल। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भोजपुर, रोहतास या फिर नालंदा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? 1667, 1767, 1867? राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 1767। नेक्स्ट है, मत्स्य कृषि सूचक है किसका? नियतिवाद का, संभववाद का या फिर संभाव्यवाद का? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, संभववाद का। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत शिखर पर मिलने वाली अवसादी चट्टानें कहलाती है? फेल्सनमीर, फेल्ला या फिर फेल्ट? राइट आंसर क्या है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, फेल्सनमीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंडशॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? फ्रेंच स्कूल, जर्मन स्कूल या फिर ब्रिटिश स्कूल? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, जर्मन स्कूल से। चलिए नेक्स्ट है, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? मकौल श्रेणी में, मकालू श्रेणी में या फिर राजमहल की पहाड़ियों में? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मकौल श्रेणी में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? 44%, 30% या फिर 50%? राइट आंसर है हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया किसको? नियतिवाद को, नवनियतिवाद को या फिर वैज्ञानिक नियतिवाद को? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसने निश्चयवाद, नियतिवाद और नवनियतिवाद दोनों को जन्म दिया। यहाँ पे ए और बी दोनों करेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर देखिए ए और बी दोनों करेक्ट है, इसलिए डी ऑप्शन हम करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? पटना, रोहतास या फिर जहानाबाद? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, रोहतास में। नेक्स्ट है, भ्रंश स्कार्प होता है, क्या होता है? संरचनात्मक होता है, अपवर्तनात्मक होता है या फिर विवर्तनिक होता है? तो ये होता है विवर्तनिक। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण या फिर सारण? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी सारण, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? 1861 में, 1863 में, 1865 में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 1863 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष या फिर विपिन चंद्र पाल? राइट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जगजीवन राम, महात्मा गांधी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी की। नेक्स्ट है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्रिप्स भी भारत में आए थे और भारत छोड़ो आंदोलन का भी प्रस्ताव जो है इसमें पारित किया गया था। यानी हमारे ए और बी दोनों आंसर सही हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। इनमें से यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? डफरिन ने, कर्जन ने या फिर मिंटो ने? राइट आंसर है हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए, डफरिन ने। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सज़ा हुई थी? प्रफुल्ल चाकी को, खुदीराम बोस को या फिर रास बिहारी बोस को? राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, खुदीराम बोस को। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? मौलाना मजहरुल हक, मौलाना जफ़र अली खान, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली हाली? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। चलिए नेक्स्ट है, 1832 से 33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नारायण राव ने, सिंधु और कान्हू ने या फिर देवी नारायण ने? राइट आंसर है हमारे यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1832 से 33 के बीच जो कोल विद्रोह था इसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। किसने किया था? यहाँ पे नाम नोट डाउन कर ले, बुद्धो भगत के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। तो यहाँ पे डी ई ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ? 1857, 1858 या फिर 1869? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1858। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है? हेनरी विवियन डेरोजियो को, ईश्वरचंद विद्यासागर को या फिर राजा राम मोहन राय को? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी विवियन डेरोजियो को। चलिए नेक्स्ट है, किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? 20 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947 या फिर 10 जनवरी 1947? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 फरवरी 1947 को। नेक्स्ट है, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया? 1905, 1907 या फिर 1909? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए जो बिहार और बंगाल की बात हो रही है तो इसमें बिहार और बंगाल जो है अलग अलग भागों में नहीं किया गया था। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत से बिहार और उड़ीसा को अलग करके 1912 में बनाया गया था। ठीक है, राइट आंसर क्या है? देखिए 1912 में बनाया गया था और हमारे ऑप्शन में 1912 नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता, द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव, गांधी इरविन समझौता या फिर इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स मिशन की असफलता। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय पर समिति द्वारा, नियम तथा प्रक्रिया समिति द्वारा, प्रारूप समिति द्वारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, प्रारूप समिति द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? न्यायपालिका, विवादित कार्यपालिका आदेश या फिर विधायी उपायों को पूर्णतः या उसके भाग को शून्य घोषित कर सकती है। एक संविधि पूर्णतः या आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है, या फिर एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे देखिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? चौहान समिति, हर्षद मेहता समिति या फिर मुदालियर समिति? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चौहान समिति। नेक्स्ट है, इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर BR अम्बेडकर ने? राइट आंसर क्या है यहाँ पे? हमारा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? 2008 में, 2011 में या फिर 2014 में? राइट आंसर है हमारा सन 2008 में। नेक्स्ट है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है 1676 mm, 1435 mm, 1067 mm? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1676 mm। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 110। भाला फेंकने वाला वह कौन है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों खिताब हैं? जैन जेलेंजी, अरशद नदीम या फिर नीरज चोपड़ा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है, ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है? वोल्ट, वॉट या फिर एम्पियर? राइट आंसर क्या है हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो ध्वनि का मापन है वो किस में किया जाता है? वो डेसिबल में किया जाता है। ठीक है, डेसिबल में किया जाता है, ना कि इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया? 28 मई 2023 को, 22 अगस्त 2023 को या फिर 15 अगस्त 2022 को? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 28 मई 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा? 10 अगस्त 2023, 15 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023 को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त 2023 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाता है? एक गणराज्य, एक संघ या फिर एक स्वतंत्र राष्ट्र? तो राइट आंसर है एक संघ बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? महारानी एलिजाबेथ ने, किंग जॉर्ज पंचम ने या फिर महारानी विक्टोरिया ने? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, किंग जॉर्ज पंचम ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 116 नंबर का प्रश्न, सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई? लगभग 15 लाख, लगभग 5 लाख या फिर लगभग 2 लाख? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 5 लाख। चलिए नेक्स्ट है, भारत में G20 का ध्येय वाक्य है? सत्यमेव जयते, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वसुधैव कुटुंबकम? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है? 50 रुपए के नोट पर, 10 रुपए के नोट पर या फिर 2000 के नोट पर? तो देखिए ये जो अंकित है ये 2000 रुपए के नोट पर अंकित है। चलिए नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? बैरोमीटर, मैनीमोमीटर,
या फिर सिस्मोग्राफ। तो भूकंप की जो तीव्रता है वो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 0.04, 0.93 या फिर 21%। तो राइट आंसर है हमारा 21%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है 121 नंबर का प्रश्न। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? शोभ मंडल, समताप मंडल या फिर मध्य मंडल? तो राइट आंसर है यहाँ पे देखिए, वायुमंडल की परत समताप मंडल में जो है हवाई जहाज जो है उड़ती है, और ये जो है शोभ मंडल और मध्य मंडल के नीचे पाई जाती है। और इन दोनों के बीच में जो है ये उड़ती है, समताप मंडल से उड़ती है और फिर ये इन दोनों के बीच में जो है पाई जाती है। ठीक है, इन दोनों के नीचे ही होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? पादप वृद्धि से, जनसंख्या वृद्धि से या फिर फसल वृद्धि से? तो इसके लिए जनसंख्या वृद्धि से खतरा है। ठीक है, नेक्स्ट है, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा, गर्म या फिर मृदु? राइट आंसर है हमारा यहाँ पे ये एक गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2 अगस्त 2015, 2 सितंबर 2016, 2 अक्टूबर 2014? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है? प्रयागराज, कोलकाता या फिर भोपाल? तो राइट आंसर है प्रयागराज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? परमाणु ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा? तो देखिए, ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं उनको हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है बायोगैस भी आता है, भूतापीय ऊर्जा भी आता है, ये दोनों इसमें आते हैं। ठीक है, परमाणु ऊर्जा नहीं आता। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन जो है हमारे करेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर एवं मृत्यु दर समान हो, जन्म दर अधिक हो एवं मृत्यु दर कम हो, जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो? तो राइट आंसर क्या है? जनसंख्या कैसे घट सकती है कि जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो, तो जनसंख्या क्या है? घट जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है? वायु, तापीय या फिर जल? तो पीलिया जो है जल प्रदूषण से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉट स्पॉट है? पश्चिमी घाट, नंदा देवी या फिर अरावली? राइट आंसर है यहाँ पे हमारा पश्चिमी घाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, BOD यानी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है कि पानी बहुत प्रदूषित है, पानी कम प्रदूषित है, पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपभोग ज़्यादा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए कि पानी बहुत प्रदूषित है। ठीक है, नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? भोजन संदूषण, जल उत्पन्न बीमारी, वायु उत्पन्न बीमारी? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि जो ये हेपेटाइट ए होता है ये जो है भोजन या पानी दोनों की वजह से होता है। भोजन संदूषण और जल उत्पन्न बीमारी ये दोनों से जुड़ा होता है यहाँ पे हमारा, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है, रोग जनकों के द्वारा, गलफड़ों के बंद होने पर, ऑक्सीजन की कमी से? तो इनकी जो मृत्यु होती है वो ऑक्सीजन की कमी से होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? फ्लोरोसिस, कुष्ठ रोग या फिर न्यूमोकोनियोसिस? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक प्रदूषण से होने वाले रोग की बात की है। तो देखिए फ्लोरोसिस भी आएगा इसमें
और न्यूमोकोसिस भी आएगा, ये दोनों इसमें आता है। देखिए फ्लोरोसिस क्या होता है, जो फ्लोराइड होता है उसके सेवन से होता है, और फ्लोराइड किस में पाया जाता है, पानी में। और वहीं पे जो ये न्यूमोकोनियस है ये कोयले के कारण होता है, कोयले की जो धुएं होते हैं वो सांस के कारण होते हैं। तो दोनों चीज़ें क्या है, प्रदूषण से है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, या फिर उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर है हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युग्म चुनिए जिसमें शब्द भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधित हो। शराब का संबंध क्या है, अंगूर से, जूते, चमड़ा, गेहूं, फसल। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए शराब, अंगूर से क्या है, शराब बनता है, चमड़े से जूता बनता है, लेकिन फसल से जो है गेहूं। तो ये जो है भिन्न है, क्योंकि फसलें तो बहुत सी प्रकार की होती है। तो इसका संबंध गेहूं और फसल का संबंध जो है अन्य से भिन्न है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विषम संख्यात्मक युग्म चुनिए। अब विषम यहाँ पे क्या है, 18, 80, 50, 54, 27, 32, 13। तो यहाँ पर देखिए 80 और 50 दोनों क्या है, सम संख्याएं हैं। 54 और 27 ये सम है और ये विषम है। 32 और 13, 32 सम है और ये विषम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोनों क्या है, सम संख्या है। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 40, 96, 864। अब इसमें गलत क्या है, ठीक है। अब देखिए जो 40 है और 96, 814, 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आता है, और 96 को जब हम 9 से करते हैं गुणा तो हमारा 864 आता है। तो ये तो यहाँ पे 40 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमारा 32 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा वो ऑप्शन होगा 32, तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक दौड़ में मोहन नमित से तेज दौड़ा और ओम पवन से तेज दौड़ा। यदि नमित एवं ओम दोनों बराबर थे तो प्रथम कौन आया। अब देखिए मोहन जो है यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं तो क्या क्या, मोहन जो है नमित से तेज दौड़ा था, ठीक है, मोहन तेज दौड़ा, लेकिन नमित और ओम दोनों क्या है, बराबर दौड़े, ठीक है। सबसे लास्ट में कौन आएगा, यहाँ पे देखिए पवन। अब यहाँ पे प्रथम कौन आया, मोहन आया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अपने घर से निकलकर कमला दक्षिण दिशा में 50 मीटर गई, फिर बाएं मुड़कर 60 मीटर चली, वह पुनः दाएं मुड़कर 30 मीटर चली। अब उसे अपने घर सीधे पहुंचने के लिए कितने मीटर चलना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि वो 50 मीटर गई अपने घर से चल के, ठीक है। ये उसका घर है, ये मान लीजिए ये घर है उसका। यहाँ से वो दक्षिण दिशा में, दक्षिण नीचे हो गया, 50 मीटर चली, ठीक है। फिर वो बाएं मुड़ के 60 मीटर चली, वह पुनः दाएं मुड़ गई और फिर 30 मीटर चली, ठीक है। अब वो अपने घर उससे सीधे कितने मीटर लगेंगे, अब यहाँ से यहाँ उसको पहुँचना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 मीटर, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया। चलिए नेक्स्ट है, यदि किसी एक वर्ष में मई 25 को रविवार है तो उसी वर्ष दिसंबर 25 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 25 मई को भी क्या होगा, 25 मई को गुरुवार होगा, ठीक है। 25 मई को क्या था, रविवार है, और 25 दिसंबर का पूछा है तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आंसर बता रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, एक कुट भाषा में कालीकट को ये लिखा जाता है एवं दिल्ली को ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में कलकत्ता को कैसे लिखा जाएगा, यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन देख लीजिए तो यहाँ पे आप सीक्वेंस में लगा देंगे। देखिए सी के लिए क्या यूज़ हुआ है, 8 यूज़ हुआ है, ठीक है ना, 8 तीनों में। चलिए नेक्स्ट है ए के लिए क्या यूज़ हुआ है, 2 यूज़ हुआ है। अब हमारा 2 कहाँ है, यहाँ पे ही है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहीं पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है पी क्यू आर एस एवं टी एक कमरे में एक वृत्त में बैठे हुए हैं, यानी एक गोल घेरे में बैठे हुए, ठीक है। पी का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, एस का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ है, क्यू तथा टी क्रमशः पी एवं क्यू के सामने है, आर एवं एस के मध्य समान दूरी पर है, आर का मुंह किस दिशा में है। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे एक गोला बना लिया। सबसे पहले पूछा गया है कि पी ने जो है दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह कर रखा है, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम की ओर है। एस का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, दक्षिण पूर्व एस का मुंह है। फिर यहाँ पर क्या है, क्यू तथा टी क्रमशः पी एवं एस के सामने है, क्यू तथा टी, क्यू मान लेते हैं, यहाँ पे हम टी मान लेते हैं, सामने है। आर तथा एस एवं क्यू के मध्य समान दूरी है, तो देखिए आर एस एवं क्यू के मध्य समान दूरी है, ठीक है, ऐसे ही मान लिया। तो आर का मुंह किस दिशा में है, तो आर का मुंह जो है हम देख सकते हैं कि इस दिशा में यानी पूर्व दिशा में है, तो सी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, लड़कियों की एक पंक्ति में कविता बाईं तरफ से 9वीं है तथा गौरी दाईं तरफ से 16वीं है, यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर ले तो कविता बाईं तरफ से 25वीं हो जाती है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a² है। आगे ऑप्शन लेते हैं तो ऑप्शन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 a² है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का 2 गुना है, वृत्त की त्रिज्या है। देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल है क्या होता है, πr² होता है, और वृत्त की जो परिधि है वो क्या है, 2 गुना है क्षेत्रफल का, और परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पे इसको फिर हम पाई से पाई को कट कर देंगे, एक आर से हमारा एक आर चला गया, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा r बराबर 2 × 2 4, तो 4 आंसर आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट है, अंक 0 1 2 3 4 के बिना दोहराव के प्रयोग से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो इसको जब हम करेंगे तो 4 अंकों की हमारी उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर आएगा, क्योंकि हम 96 इससे संख्या बना सकते हैं, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, 2 आकृतियाँ दी गई है, तो इसमें हमें लुप्त संख्या जो है वो बतानी है कि क्या आएगा। तो देखिए 64 और 36, तो 64 में से जब हम 36 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28, फिर 16 में से 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, और 4 7 28, ठीक है, ये आ जाएगा इसका जोड़। अब इसको करने का प्रयास करें तो देखिए 25 है और फिर ये 17 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 81 - 25, तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 56। चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं। देखिए 81 - 25, तो आ गया हमारा यहाँ पे 56, 17 -9, तो आ जाएगा 8, और 56, देखिए 8 7 56,
ये ऐसे इन्होंने सॉल्व की। चलिए हमारा आंसर हो गया हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो संख्याएं हो जाएगी 81 और 9। ठीक है, 81 और 9 जो है वो दो संख्याएं हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, एक कूट भाषा में मिल्टन को ये लिखा जाता है और माउस को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टेकन को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए एम फिर एल यूज़ हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इसका जो जोड़ हम कहेंगे तो एम के -2 आगे हुआ है के एल एम जी एच आई, दो का गैप आ रहा है, दो घटते जा रहे हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे टेकन के लिए जब दो घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे आ जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें श्रृंखला दी गई है, अब ये जो लुप्त अक्षर है हमें ये बताना है। ठीक है, तो सी एल डी, तो देखिए सी से एल की तरफ गए हैं, फिर एल से डी की तरफ गए हैं, तो यहाँ पे जो लुप्त अक्षर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए पी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक वस्तु के क्रय मूल्य 900 पर 20%, 30% और 40% की छूट मिलती है। छूट के बाद वस्तु की कीमत है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 302.0। देखिए क्योंकि क्रय मूल्य क्या है, 900 रुपये है, तो 900 पर जो है छूट कितनी मिल रही है, 900 पर छूट मिल रही है, पहला है हमारा 20% की छूट मिल रही है, तो 80/100। दूसरा है 30% इसकी छूट मिल रही है, तो आ गया 70/100। और चौथा है 40%, यानी हमें इसमें 60 की छूट मिल रही है, तो आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, चलिए ये थे हमारी प्रश्नोत्तरी, जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो पेपर आपका लीक हुआ था TRE 3 का, उसमें सामान्य ज्ञान यानी 1st to 5th के लिए जो प्रश्न पत्र आया था उससे संबंधित क्वेश्चन, तो संपूर्ण क्वेश्चन मैंने आप सभी को यहाँ पे करवा दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं और भी क्वेश्चन ऐसे ही आप सभी को करवाऊंगी। धन्यवाद।